Hello students, welcome back to our physics class. This is going to be our second video lecture from topic electric potential and capacitance, okay, from chapter number 2. So the derivation which we are going to discuss today is electric potential due to electric dipole, okay. तो हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डेराइव करना है। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन दोनों पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमें पोटेंशियल डिस्कस करना है और पोटेंशियल के लिए अलग से दोनों कंडीशंस लेने की जरूरत नहीं है। एक ही कंडीशन में हम इजीली एक्सिस और इक्वेटोरियल दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ हम एक जनरल फॉर्मूला डेराइव करेंगे। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये डेराइव करना थोड़ा इजी रहेगा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायग्राम है वो माइंड में बिल्कुल फ्रीज होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई एम टेकिंग माइनस क्यू चार्ज हियर एंड आई एम टेकिंग प्लस क्यू चार्ज हियर। ठीक है, माइनस इधर लिया मैंने, प्लस इधर लिया। सेंटर पॉइंट ओ है, मैंने माइनस इधर क्यों लिया है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना, माइनस इधर प्लस इधर और सेंटर पॉइंट है ओ। सेंटर पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ हमने एक पॉइंट लिया है P और इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैं इस P पॉइंट को 1 बाय 1 पहले मैंने प्लस क्यू से मिलाया और उसके बाद इस पॉइंट को हम माइनस क्यू से भी मिलाएंगे इस तरीके से। तो हमने इसे आगे बढ़ाया और प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से मिलाया। ओके, तो जो प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस है, प्लस क्यू से यहाँ मैं ले लेता हूँ कि ये R1 है और इसको हम ले लेते हैं ये R2। क्लियर, एक डिस्टेंस मैंने R1 ले ली और सेकंड डिस्टेंस हमने R2 ले ली। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्मॉल r डिस्टेंस है, स्टैंडर्ड यही है, क्योंकि डाइपोल के केस में जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा सेंटर से की जाती है, तो ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। और ये जो r है ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। यही वो थीटा है जिससे हम इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सिस दोनों की कंडीशंस डेराइव कर सकते हैं। अगर मैं कहूं थीटा 0 है तो ये जो पॉइंट है P ये कहां आ जाएगा, फिर एक्सिस पे। और अगर मैं ये कहूं कि थीटा 90 डिग्री है तो ये पॉइंट P कहां चला जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो हम एक जनरल फॉर्मूला यहां डेराइव करने जा रहे हैं। ओके, तो अब चूंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी तो हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन R1, और यहाँ माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन R2 नेगेटिव। क्लियर, माइनस के क्यू अपॉन R2। तो इस तरीके से दोनों को हम ऐड कर देंगे और वही वहां रिजल्टेंट जो है पोटेंशियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं। सो नेट पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, कितना होगा, V इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। V इज इक्वल टू प्लस क्यू, V प्लस क्यू कितना है, V प्लस क्यू हमारे पास है K क्यू अपॉन R1 प्लस ये कितना है हमारे पास, माइनस का K क्यू अपॉन R2। हमें पता है कैंसल आउट होगा वैसे भी, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K क्यू कॉमन, ब्रैकेट में बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ एक स्टेप और बढ़ा के V इज इक्वल टू K क्यू, यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, R1 R2 ऊपर हो जाएगा R2 माइनस R1। क्लियर, तो इस तरीके से हमें यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है और यही हमारा आंसर है। तो डेरिवेशन काफी सिंपल हो गया, लेकिन नहीं, अभी आंसर परफेक्ट नहीं आया। आंसर तो यही है, लेकिन हम आंसर में एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि R1 और R2 ये वो वैल्यूज हैं डिस्टेंस की जो हमने खुद अज्यूम की हैं। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? स्मॉल r, यानी स्टैंडर्ड डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाती है। यानी अब हमें इस R1 और R2 को R के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर हमारा जो आंसर है वो बेटर बनेगा, फाइनल आंसर के फॉर्म में आएगा। ओके, तो वैसे तो आंसर यही है, पर R1 R2 को अब हमारा जो पूरा डेरिवेशन है वो बस इस कॉन्सेप्ट के लिए चलेगा कि हम R1 और R2 को किसके फॉर्म में बदल दें? स्मॉल r के फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये कि प्लस क्यू को इधर क्यों लिया? देखो, जो P पॉइंट है वो प्लस क्यू से ज्यादा पास में है, इसका मतलब प्लस वाले चार्ज के पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा और आंसर भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए हमने प्लस क्यू चार्ज को यहाँ लिया है और वो पॉइंट हमने प्लस क्यू के पास में लिया है ताकि ओवरऑल आंसर हमें पॉजिटिव मिले। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ R1 और R2 को R की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें यहाँ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ डायग्राम में तो मैं ये जो लाइन है OP, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा रहा हूं, और इसको आगे बढ़ाने के बाद हम जानते हैं ये जो डिस्टेंस है ये a होगा और ये भी कितना होगा a। इसको आगे बढ़ाने के बाद इस पॉइंट से, चलो इसको मैं a बोल देता हूं और इस पॉइंट को हम b बोल देते हैं। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम यहाँ, ठीक है? इस तरह से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो इसको यहाँ आके मिल रहा है, और ठीक उसी तरह से मैं b पॉइंट से भी इसी लाइन पर OP जो लाइन है यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, और ये जो परपेंडिकुलर है इस तरीके से इस पॉइंट पे आके मिलेगा। तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर और वहां भी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। इस तरीके से हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे। सेंटर पॉइंट O है, इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं N बोल देता हूं, ठीक है? M और N इस तरीके से। अब देखो, यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक नीचे और एक ऊपर। चूंकि हम जानते हैं R जो होता है वो A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, ये जो डिस्टेंस है A वाली बहुत कम होती है। तो यहाँ अब मैं क्या कहूँगा, देखो सबसे पहले यहाँ जो असम्पशन अब हम काम में लेंगे वो यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये वैल्यू देखेंगे, देखो तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम R1 की बात करते हैं, या चलो R2 पहले कैलकुलेट करते हैं। R2 इज इक्वल टू कितना है? PA। यू आर गेटिंग इट? R2 जो है वो PA के बराबर है, यानी PA ही R2 है। ये जो PA है ये लगभग किसके बराबर होगा? PN के डायग्राम में दिख रहा है कि PA जो है वो PN के बराबर होगा। तो PA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लगभग बोल देते चलो, P इज इक्वल टू PA। कितना असम्पशन चलता है? R2 इज इक्वल टू, अगर हम Pn की बात करें, Pn कितना होगा? PO प्लस ON। यू आर गेटिंग इट? Pn जो है वो जाएगा PO प्लस ON, बस दो पार्ट में डिवाइड किया। PO हमारे पास है R, ON कैलकुलेट कर लेंगे हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये PO प्लस ON आ गया। ON कैलकुलेट करते हैं तो ON कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AON। दिख रहा है AON, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। तो जो ट्रायंगल AON है यहाँ पर हम cos थीटा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। cos थीटा लो यहाँ, अगर हम cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा क्या होगा बताओ? B/H। तो यहाँ B कितना होगा? ON, और H 90 के सामने वाली साइड कितना होगा? A। यहाँ से ON कितना मिल गया? ON इज इक्वल टू हमें मिला A cos थीटा। ओके, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। ON कितना आया? A cos थीटा। तो अब देखो यहाँ R2 आ चुका है हमारे पास। R2 कितना आया है? PO कितना है? R। देखो PO कितना है? R, और ON कितना है? R प्लस A cos थीटा। यानी हमने R2 को R के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। ये हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इस वैल्यू का वेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ वेट हो रहा है, तो ये हम चाह तो इसको इक्वेशन सेकंड लग सकते हो, तो R2 की वैल्यू रखो, ठीक है? अब बारी आती है R1 कैलकुलेट करना। R1 कैलकुलेट करते हैं तो R1 जो है डायग्राम में वो किसके इक्वल है बताओ? R1 जो है वो PB है। कितना? PB। और PB कितना होगा? लगभग क्या मैं लिख सकता हूँ? PB जो है वो PM के बराबर है। डायग्राम में देखो लगभग बराबर है, और जब हम डाइपोल के एक्चुअल साइज की बात करें तो ये इक्वल बराबर हो जाएंगे। तो PB जो होगा ये किसके बराबर होगा? PM के बराबर होगा। और अब मैं लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू PM कितना होगा? पहले PO मेजर कर लो और PO में से OM को माइनस कर दो। PO माइनस OM, तो ये हो जाएगा PO, और इसमें से OM हटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा? PM मिल जाएगा, यानी R1 मिल जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू कितना होगा? PO कितना है? R। चलो OM की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ एक और राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, इन ट्रायंगल OMB। OMB में वापस से cos थीटा लो। cos थीटा इज इक्वल टू B/H। OM
अपॉन 90 के सामने वाली साइड फिर से कितनी है a, 90 के सामने a h, ठीक है। तो OM इज इक्वल टू कितना आ गया, OM भी उतना ही आया, a cos थीटा, OM भी a cos थीटा ही आया है, ठीक है, जितना ON था। तो R1 कितना हो गया, R1 हो गया r माइनस a cos थीटा, ओके। तो हमारे पास R2 भी आ गया और हमारे पास R1 भी आ गया। तो ये जो भी था डेरिवेशन मैंने पहले ही कहा, आंसर तो ऑलरेडी हमारे पास है, बस हमें R1 और R2 के वैल्यू चाहिए थे और वो हमने इस तरीके से डायग्राम से गेन किए हैं। अब इन वैल्यूज को वापस एक आप पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में और फिर हमारे पास फाइनल हमारा आंसर होगा। तो अब वापस से वैल्यू रखते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ देखो वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो नाउ v इज इक्वल टू कितना होगा, क्या था फॉर्मूले में हमारे पास KQ R2 माइनस R1, R2 कितना है R प्लस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा माइनस R माइनस a cos थीटा, ये हो गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 R प्लस a cos थीटा इंटू R माइनस a cos थीटा, ठीक है। v इज इक्वल टू KQ ऑलरेडी कॉमन है, ऊपर अगर देखेंगे R प्लस a cos थीटा माइनस का R हो जाएगा और प्लस का a cos थीटा होगा, और R प्लस का और R माइनस का R कैंसिल हो जाएगा, माइनस की वजह से यहाँ ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगी। ऊपर हमें मिलेगा 2a cos थीटा और अपॉन बेस में ये a प्लस b इंटू a माइनस b है, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ हमें मिलेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। इस तरीके से तो यहाँ पर फिर से हम वही असम्पशन काम में लेंगे कि r जो है वो a से बहुत ज्यादा है, r इज ग्रेटर देन a, और यहाँ हमें q इंटू 2a दिख रहा है और हम जानते हैं q इंटू 2a जो होता है, यहाँ हम k को अलग लिखेंगे, दोस्तों को साथ में लिख दो, दोस्त कौन कौन है यहाँ, q इंटू 2a, दोस्त हैं, मिलकर क्या बनाते हैं p क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ओके। तो q इंटू 2a आ गया, साथ में आ गया cos थीटा और अपॉन में कौन है, अपॉन में है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ हम एक अजम्पशन काम में लेंगे, हम कहेंगे कि जो स्मॉल r है वो a से बहुत ज्यादा है और होता भी है, हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, यानी हम a को नेग्लिजिबल मान सकते हैं यहाँ, और v इज इक्वल टू फाइनल आंसर हमारे पास आ गया kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन की अगर हम बात करें तो दोनों कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं, तो चलो पहले डिस्कस करते हैं। एक्सिस बताओ, एक्सिस के लिए थीटा कितना होगा, अगर मैं यहाँ थीटा 0 कर दूं, थीटा 0 करते ही ये लाइन जो है P पॉइंट जो है वो कहाँ जाएगा, एक्सिस पे आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 ले रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एट एक्सिस, एक्सिस पे कितनी वैल्यू होगी, तो एक्सिस v एक्सिस इज इक्वल टू kp अपॉन r स्क्वायर, कितना होगा kp अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ हम देखें नेक्स्ट कंडीशन में तो cos थीटा हमने कितना लिया है, cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, क्लियर। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन पे कैलकुलेट करें, so if theta is equals to 90 degree, so at equatorial plane, और equatorial line, so v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, cos 90 भी 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ हमें पोटेंशियल 0 मिला, और इक्वेटोरियल प्लेन पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन जो होगी उसके हर एक पॉइंट की प्लस q और माइनस q से जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, सेम, चूंकि डिस्टेंस सेम है इसीलिए kq, q तो सेम होता है डाइपोल में, इक्वल और अपोजिट, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे वो नेगेटिव चार्ज की वजह से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और इस वजह से हमेशा इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा 0, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, ओके। सो ये था इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, काफी सिंपल वे में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
So our next topic is potential energy of system of charges. Okay, so the first point is for system of two charges. First we will define what is the potential energy of system of charges. Potential energy is always related to work done. Clear? In each and every case and in each and every part of physics, potential energy is defined as some work done by external agent. So potential energy is work done. Now potential energy of a system is work done to build the system by bringing the charges from infinity to their respective positions. Okay, this is the potential energy of system of charges. यानी किसी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क लगा उसके चार्जेस को इन्फिनिटी से उनके पोजीशन तक लाने में जो भी वर्क हमने किया है उसी वर्क डन के टोटल वर्क डन के इक्वल होगी. तो हम इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए पहले दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद तीन चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो देखते हैं यहाँ सबसे पहले हम यहाँ सिस्टम बना लेते हैं. देखो ध्यान से, एक मैं यहाँ सिस्टम बना रहा हूँ. तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. पॉइंट ए पर एक चार्ज हमारे पास है Q1 और पॉइंट बी पर हमारे पास एक चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन है R. ओके, सो ये एक सिस्टम है. A और B पॉइंट, दो पॉइंट है. A पर वी हैव अ चार्ज Q1, एट पॉइंट B वी हैव अ चार्ज Q2. सिस्टम है हमारे सामने, फोटो ले लो उसका, दिमाग में फ्रीज कर लो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. अब मैं इन दोनों चार्जेस को गायब करके कहाँ पहुंचा देता हूँ? इंफिनिटी पे. तो हमने इन दोनों चार्जेस को बहुत दूर यहाँ पहुंचा दिया. Q1 और Q2 ये इंफिनिटी पे आ गए हैं. क्लियर? अब एक एक करके हमें इन चार्जेस को कहाँ लेकर जाना है? इनके जो रिस्पेक्टिव पोजीशन से वहां लेकर जाना है. सबसे पहले हमें Q1 को लेकर जाना है A पॉइंट तक. क्लियर? तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा वर्क डन टू डिस्प्लेस Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A. ये होगा W1. उसके बाद में Q2 को यहाँ से उठा के कहाँ ले जाऊंगा? इसकी पोजीशन पर. इसकी पोजीशन कौन सी थी बताओ? B. तो Q1 को A पर और Q2 को B पर लेके जाऊंगा. इस पूरे प्रोसेस में जो नेट वर्क होगा वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा. यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन टू बिल्ड दैट सिस्टम. उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क लगता है उसके बराबर होगी. तो देखो यहाँ सबसे पहले वर्क डन, या इनको इंफिनिटी पे ले लो. क्लियर? यहाँ ले लेते चलो Q1 और Q2. अब मैं लिखूंगा यहाँ वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A. क्लियर? इंफिनिटी टू A कितना होगा? ये होगा W1 और W1 कितना होगा? 0. ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन. W1 0 क्यों हुआ? W1 0 इसलिए हुआ क्योंकि जब हम Q1 को A पॉइंट तक लाएंगे तो उस केस में यहाँ पर कोई और चार्ज नहीं है जो उसे रिपल्स करे या उसे अट्रैक्ट करे. यानी उसको लाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना होगा. कोई रिपल्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं है. इसीलिए पहले चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? यहाँ 0. यानी पहले चार्ज को लाने के लिए यहाँ कोई वर्क हमें नहीं करना होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई और चार्ज नहीं है जो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा. नाउ सेकंड स्टेप, यानी Q1 जो है वो अपनी पोजीशन पे आ चुका और अभी तक हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा. अब हम Q2 को उठाएंगे और Q2 को कहां पे लाएंगे? B पॉइंट पे. तो वर्क डन, नाउ वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B. इंफिनिटी टू B पॉइंट पे लाएंगे और वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ? W2 इज इक्वल्स टू Q इनटू V. क्लियर? हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था. फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला we can easily derive W is equals to Q into V. यानी वर्क डन is equals to चार्ज into पोटेंशियल. पर एक बात यहाँ समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ Q वो चार्ज है जिसे हम लेकर आ रहे हैं और V उस पॉइंट का पोटेंशियल है जिस पॉइंट पे हम उस चार्ज को लेकर आएंगे. तो बताओ हम कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हैं? Q2 को. और कौन से पॉइंट पे ला रहे हैं? B पॉइंट पे. यू आर गेटिंग इट? Q2 into VB. तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? Q2 into VB. ओके, सो W2 is equals to Q2 एज इट इज है. B पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा बताओ? Q1 की वजह से, क्योंकि अब तो एक चार्ज है यहाँ. ठीक है, इसलिए अब रिपल्शन होगा इसका. जब हम सेकंड चार्ज को लाएंगे तो ये उसे रिपल्स करेगा. यानी इस स्टेप में तो हमें वर्क करना ही है. अब वर्क 0 नहीं हो सकता. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K
Q1 upon R, Q1 की वजह से R डिस्टेंस पर हम जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ upon R, तो हमने यूज में लिया और नाउ वी कैन से W2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया K Q1 Q2 upon स्मॉल r, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास ऊपर है, ये हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ मिला W1 और W2। अब जो नेट वर्क है इन दोनों का टोटल वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सो अब यहाँ पर Q2 भी आ चुका है अपनी पोजीशन पे। क्या सिस्टम कंप्लीट हो गया? बिल्कुल, यही फोटोग्राफ लिया था हमने और अब सिस्टम कंप्लीट है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम किस तरीके से डिफाइन करेंगे बताओ? U इज इक्वल टू होगा W1 प्लस W2, U इज इक्वल टू हो जाएगा K, W1 तो 0 है, Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। क्लियर? सो इस फॉर्मूले को मैं एक और फॉर्म में बोल सकता हूं कि दिस इज आल्सो द वर्क डन टू बिल्ड द सिस्टम। किसी सिस्टम को बनाने में जो वर्क लगता है वो भी यही है, किसी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए भी फॉर्मूला यही है। यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें सीखना है कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि किसी सिस्टम को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, किसी सिस्टम को वापस से डिएसोसिएट करने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो कितनी एनर्जी लगती है? E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस U, यानी कि माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R। यू आर गेटिंग इट? बस माइनस साइन लगा देना है। ये है किसी सिस्टम को तोड़ने के वर्क डन या किसी सिस्टम को तोड़ने की एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद देखो एक चीज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यानी इनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव आएगी। इट मींस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, सिस्टम को बनाने में वर्क डन लगा है, तो उसे तोड़ने में वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सिस्टम को बनाने में वर्क डन नेगेटिव है तो उसे तोड़ने के लिए वर्क करना होगा। अगर यहाँ हमारा आंसर इसे सॉल्व करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की तौर पे ले रहा हूँ, सपोज हमारे पास यहाँ आंसर आया 5 जूल। सिस्टम को बनाने में कितना लग रहा है? 5 जूल एनर्जी लग रही है, 5 जूल वर्क करना पड़ा, 5 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस केस में वाला उसे तोड़ने के लिए सिर्फ क्या आंसर हो जाएगा? -5 जूल, यानी हमें बस साइन चेंज करना है। और अगर यहाँ पे आंसर आ रहा होता -5 जूल, सपोज अनलाइक चार्जेस होते, तो फिर आंसर कितना जाता? यहाँ आंसर आता +5 जूल, यानी कि जो भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है बस उसका साइन चेंज करना है। क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिएसोसिएट द सिस्टम, सिस्टम को तोड़ने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम हमेशा क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम तो बनाने वाली एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, अगर तोड़ने वाली एनर्जी पूछ रहा है तो लास्ट में बस हमें क्या करना है? ऑल वी हैव टू डू इट इज टू चेंज द साइन, हमें बस साइन चेंज करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, यानी अब हम टोटल कितने चार्जेस लेने जा रहे हैं? 3 चार्जेस। तो आगे बढ़ते हैं 3 चार्जेस के सिस्टम की। अब हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ 3 चार्जेस आ जाएंगे। डायग्राम यहाँ मैं चेंज करूंगा क्योंकि अब जो सिस्टम हम लेने जा रहे हैं थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड, यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद, और फिर हम 3-4 कितने भी चार्जेस होंगे उनके लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ I am going to take potential energy of system of 3 charges. So 3 charges के हम देख रहे हैं W1 और W2, ये हम रहते हैं सिमिलर टाइप की कंडीशन देखना भी। तो इस तरह से डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ 3 चार्जेस का सिस्टम है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। यहाँ जो चार्ज है दैट इज Q1, यहाँ जो चार्ज है दैट इज Q2, और यहाँ जो चार्ज है वो है Q3। 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस है R12, यहाँ जो डिस्टेंस है ये है R23, और 1 और 3 के बीच का सेपरेशन है R13। सेम भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, हम अलग अलग लेकर चल रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से अब इस सिस्टम को ध्यान से देख लो। ये जो सिस्टम तुम्हें दिख रहा है, इस सिस्टम के अंदर वी हैव 3 डिफरेंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। ओके, अब हमें क्या करना है? इस सिस्टम को बनाने का वर्क डन चाहिए। फोटो ले लो इसका, दिमाग में फ्रीज कर लो फोटो को। और अब मैं चार्जेस को हटा रहा हूँ, यहाँ से मैंने चार्जेस को हटाया, और ये चार्जेस अब कहाँ चले गए? इंफिनिटी पे। Q1, Q2 और Q3 तीनों इंफिनिटी पे मजे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 1 by 1 इनको लेकर आएंगे इंफिनिटी से इनके पोजीशन तक। तो सबसे पहले हम किसको लेकर आए? Q1 को लेकर आते हैं। ठीक है ना, Q1 को कहाँ पे लेके आएंगे? 8 पोजीशन पे। तो
Q1 यहाँ से हटा, धीरे धीरे इसको लेकर आए, कौन से पॉइंट पे लेकर आए हम, Q1 A पॉइंट पे। तो बताओ वर्क डन कितना लगेगा, 0। अभी ही सीखा था थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम पहले चार्ज को लेके आते हैं तो यहाँ कोई रिपल्शन अट्रैक्शन नहीं है, इट मींस पहले चार्ज को लाने का वर्क डन कितना होगा, 0। बिल्कुल पुरानी कंडीशन की तरह, तो मुझे कोई चीज नहीं करना, वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, अभी भी पोजीशन मैंने A रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें तो वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, Q2 को यहाँ से उठाकर B पे लेके आना है, बताओ वर्क डन कितना होगा, Q2 into VB। इस बार तो वर्क करना होगा क्योंकि ऑलरेडी एक चार्ज है जिसके रिपल्शन के अगेंस्ट हमें इस चार्ज को लेकर आना है। तो यहाँ पर W2 is equal to कितना होगा, Q2 into VB। जिस चार्ज को ला रहे हैं वो चार्ज जिस पॉइंट पे ला रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल, तो Q2 into VB। तो यहाँ पर Q2 चार्ज एज इट इज है, बताओ VB की वैल्यू कितनी होगी, KQ/R, KQ1। यहाँ अभी पोटेंशियल सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा, यहाँ तो अभी कोई चार्ज है ही नहीं, तो कितना होगा KQ1/R। इस बार R की जगह कितना है, R12। तो ये हो जाएगा KQ1/R12, तो KQ1 Q2/R12। ये सेकंड स्टेप हो गई हमारी, यानी अब Q2 चार्ज भी यहाँ आ चुका है। चलो अब इस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अब हम Q3 चार्ज को लेकर आएंगे इंफिनिटी से C पर, तो एक स्टेप और बढ़ेगी यहाँ। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C, वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C, इन्फिनिटी से C पर लेकर आएंगे। तो बताओ वर्क डन कितना होगा इस बार, W3 क्या बताया था मैंने, Q into V, फॉर्मूला तो फिक्स है, Q into V। Q वो चार्ज जिसे ला रहे हैं, बताओ कौन से चार्ज को ला रहे हो, Q3, कौन से पॉइंट पे ला रहे हो, C पॉइंट पे, तो VC, ओके। तो ये हो जाएगा Q3। अच्छा मुझे बताओ कि VC C पॉइंट पे अभी पोटेंशियल किसकी वजह से है, ये बोलेगा मेरी वजह से भी है और ये बोलेगा मेरी वजह से भी, यानी दोनों की वजह से C पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। इसकी वजह से भी KQ/R, इसकी वजह से भी KQ/R। तो यानी कि VC जो होगा Q1 की वजह से कितना आएगा, KQ1/R13 प्लस इसकी वजह से कितना होगा, KQ2/R23। इस तरह से ये नेट पोटेंशियल हो गया C पॉइंट पर, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखें, इसे वापस से रीअरेंज करते हैं। तो बताओ W3 कितना हो जाएगा, W3 हो जाएगा KQ1 Q3/R13 प्लस KQ2 Q3/R23। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर अब हम चार्ज ला चुके हैं, कौन सा, Q3। क्या सिस्टम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हमने सिस्टम को बनाया और सिस्टम को बनाने में जो वर्क होता है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो बस अब इन तीनों वर्क को ऐड कर देंगे। सो क्या वैल्यू होगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की, देखते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, तो लिख देंगे फाइनल आंसर। सो potential energy of system कितना होगा, U is equals to W1 plus W2 plus W3। U is equals to Q1 Q2/R12 plus Q2 Q3/R23 plus Q1 Q3/R13। ये जो वैल्यू होगी ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस इज आल्सो द वर्क डन टू बिल्ड द सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने का वर्क डन भी होगा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब वही अगेन क्वेश्चन कि इस सिस्टम को तोड़ने में कितना वर्क डन लगेगा, तो हम बस यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज करेंगे। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो तोड़ने में जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर यहाँ नेगेटिव आता है तो तोड़ने की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो दैट्स इट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही क्लियर हो रहा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, a surface with constant value of electric potential। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी उसे कहेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफी सिंपल हो गया, नाम में ही डेफिनेशन है, ओके। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप है वो किस तरीके की होगी और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप है वो किस तरीके की होगी, तो देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ एक पॉइंट चार्ज लेंगे, और पॉइंट चार्ज की वजह से हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, KQ/R। पॉइंट चार्ज Q फिक्स है, K एक कांस्टेंट है। अगर हम R को कांस्टेंट कर पाए तो R को कांस्टेंट करके हम जो सरफेस बनाएंगे उस चार्ज को सेंटर में रखते हुए वही सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इजीली गेस कर सकते हैं कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी कोसेंट्रिक स्फीयर्स। क्या होंगे ये सब? कोसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, जिनके सेंटर पे, क्योंकि कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं तो सेंटर कॉमन होगा, उस सेंटर पे वो पॉइंट चार्ज प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो बिल्कुल इजीली हम गैस कर सकते हैं। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इस तरह से कोसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, और यहाँ पर सेंटर पे इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर पे मैं मान सकता हूँ कि वो चार्ज होगा, प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी तरह से होंगे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक ये छोटा वाला स्फीयर, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसके हर पॉइंट पे v की वैल्यू सेम होगी। उसी तरह से ये एक दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी सरफेस पर भी v की वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्लियर? तो ये दो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा, तो हम इजीली गेस कर सकते हैं KQ/R के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो कोसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। ओके, नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो अगर हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से देखें, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, तो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था इसकी वजह से। तो इस तरह से मान लो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैलकुलेट करना है तो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इस तरह से कोएक्सियल सिलेंडर्स होंगे, यानी ऐसे सिलेंडर्स जिनकी एक्सिस कॉमन है, और एक्सिस जो कॉमन एक्सिस है वो यही वायर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब कोसेंट्रिक क्या हो जाएंगे, यहाँ सिलिंड्रिकल हो जाएंगी। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किया है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन जितने भी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करोगे 2, 3, 4, उन सब का जो एक्सिस है, उन सब की जो एक्सिस है वो कॉमन रहेगी, और वो एक्सिस ये वायर के थ्रू ही रिप्रेजेंट होगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर कोसेंट्रिक स्फीयर्स थे और उस सेंटर पे वो चार्ज था। यहाँ कोएक्सियल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ जो वायर है वो इसी एक्सिस के ऊपर होगा। ओके, सो नाउ थर्ड केस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो शीट के अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे, हम इस तरह से देख सकते हैं। इस तरीके से ये 3 शीट एक के बाद एक रखी है, ठीक है ना। एक पेपर शीट ऐसे, मान लो इस एक नोटबुक से हमने 3 अलग अलग शीट निकाले, एक शीट ऐसे रखा है, दूसरा शीट ऐसे रखा है, तीसरा शीट ऐसे रखा है, तीनों शीट एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन होगी इन शीट्स के परपेंडिकुलर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वी नो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पैरेलल फील्ड लाइंस। तो ये पैरेलल फील्ड लाइंस है जो कि इक्वी स्पेस्ड भी है। इन फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम है, सेपरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इस तरह से पैरेलल शीट्स के अकॉर्डिंग होगा। ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डायग्राम जिस तरीके से हमने बनाया है थोड़ा 3D व्यू है इसके अंदर, हमें लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरोस के जैसे इन पेजेस के बीच में से निकल रहा है। क्लियर? जैसे ये पेज एक के बाद एक और एरो इनको क्रॉस कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ शेप्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है किसकी वजह से? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Equipotensial surface due to infinite linear charge distribution. Equipotensial surface in uniform electric field. Okay? ठीक इसी तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डेफिनेशन है वही इसके पहले प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। डेफिनेशन क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग? द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज electric potential remains constant at each and every point on equipotential surface। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, लिखना भी है हमें। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। क्लियर? सेकंड और इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, हम ये देख सकते हैं, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखो अगर हम पहले डायग्राम में हम जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। इज दैट क्लियर? सो these are the directions of electric field due to point charge, it is radially outward direction। so now we can see at each and every point, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां भी देख सकते हैं लीनियर चार्ज की वजह से भी हमने स्टडी किया था। और डायरेक्शन कैसी आती है बताओ? परपेंडिकुलर आती है। तो यहां देखो 90 90 90 90। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन हो तो हम एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं उसके और हमें पता चल जाएगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, यानी कि यहाँ भी एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि हम कहेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, शीट के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगेन ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है हमें। अगर एग्जाम में दो प्रॉपर्टीज पूछी जाती है तो सेकंड और थर्ड लिखना ज्यादा बेटर है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये करेंगे, सुनना है ध्यान से, थर्ड प्रॉपर्टी जो पॉइंट है फिर प्रूव भी करेंगे हम उसे। वर्क डन टू डिस्प्लेस अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point on equipotensial surface is always zero। work done to displace a test charge or work done to displace any charge from one point to another point। suppose we have a charge here, suppose q charge here, और इस चार्ज को मैंने यहां से लेकर यहां डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये सेकंड पॉइंट था, ठीक है ना? ये फर्स्ट पॉइंट था A और ये सेकंड पॉइंट था B। इस चार्ज को मैं यहां ले आया, ठीक है? इस केस में वर्क डन कितना होगा? 0। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, वहां हमने देखा था कि वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल A पॉइंट पर B पॉइंट पे सेम है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये काफी सिंपल हो गया, यानी मैथमेटिकली प्रूव करना आसान है। किस तरह से प्रूव करेंगे? हम यहाँ देखेंगे WAB इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? VB माइनस VB। ये हम लिखेंगे, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था हमने इस तरह से पढ़ा था, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से हम देखेंगे वी कैन से VB इज इक्वल टू VA। VB और VA दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो WAB अपॉन Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 0। तो बताओ WAB कितना हो जाएगा? WAB is also equals to 0। So we can say work done to displace any charge from one point to another point on equipotential surface is
ऑलवेज जीरो। तो ये वर्क डन हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ हम एक क्लियर बोल सकते हैं। अब एक और चीज, ये तो हुआ इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है वो जीरो क्यों होता है, इसका थ्योरेटिकल रीजन क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, we know electric field is perpendicular to each and every point on equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सो जब इस चार्ज को मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डिस्प्लेसमेंट के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहेगा। इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। We can observe that electric force on the charge is perpendicular to the displacement, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से सरफेस के ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है रेडियल डायरेक्शन में। सो इस केस में थीटा हमेशा 90 रहेगा। Fs cos थीटा के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं वर्क डन कितना होगा, जीरो। ओके, और सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये भी हम थ्योरेटिकली समझा सकते हैं। ये जो पॉइंट मैं अभी बोल रहा हूं उनको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। If electric field is not perpendicular to equipotential surface, in that case we have two components of electric field. One is perpendicular to surface and second is to the surface, second is parallel to the surface. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के और दूसरा जो सरफेस के पैरेलल आ जाएगा। और सरफेस के पैरेलल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तब हमें किसी चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए या तो पॉजिटिव वर्क करना होगा या नेगेटिव वर्क करना होगा, लेकिन वर्क तो करना ही होगा। उस केस में वर्क जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ को जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसलिए चार्ज को ले जाने में वर्क डन जीरो करना पड़ रहा है। इसी चीज को वोल्टा एक्सप्लेन कर सकते हैं। चार्ज को ले जाने में वर्क डन जीरो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। ये केस यहाँ पर होगा related to equipotential surface। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल remains constant at each and every point of an equipotential surface. Second property, electric field is always perpendicular to each and every point on equipotential surface. Third point, work done to displace a unit positive charge or work done to displace any charge from one point to another point on equipotential surface is always zero. एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ेंगे कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में है और इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरह से यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में याद रखना है, ये सारी चीजों को रिवाइज करना है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल और लाइट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल और लाइट चार्जेस के कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के स्ट्रक्चर को सोचना है कि किस तरह से बनने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो अब हम उन दोनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये जो है ये होमवर्क के लिए ये सॉल्व करना है, इसके बारे में सोचना है। नहीं आया तो हम आगे डिस्कस करेंगे किसी न किसी वीडियो लेक्चर में। सो स्टे कनेक्टेड, कैरी ऑन विद योर स्टडीज। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।